दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। फटाफट से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 125 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। आगे के क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे शानदार प्रश्नों के साथ। आज भी शानदार सेशन होने वाला है। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ये आए हुए प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में आने की उम्मीद वाले प्रश्न हैं। तो ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लाता रहूँगा। तो फटाफट से इसको शेयर करते रहिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन में, लंदन में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है जिनेवा में। दोस्तों कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO इसको कहा जाता है। कहाँ स्थित है ये जिनेवा में स्थित है दोस्तों। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? WTO। और WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1995 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का निर्यात अधिकतम होता है? कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, अभियांत्रिकी माल, वस्त्र, रसायन एवं संबंधित उत्पाद। तो भारत से निम्नलिखित में से जो अधिक मात्रा में वस्तु का निर्यात होता है, अधिकतम होता है, वह कौन सी वस्तु का निर्यात होता है जो अधिकतम होता है? वह अभियांत्रिकी माल दोस्तों। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? PV सिंह, P चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा। बात समझ आ रही दोस्तों? किसके द्वारा, मतलब कौन से ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने घोषणा की थी? ठीक है, राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। आपको बताना है वो कौन से वित्त मंत्री थे। VP सिंह थे, P चिदम्बरम थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मनमोहन सिंह थे कि यशवंत सिंह थे? ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो किसने घोषणा की थी दोस्तों? तो ये घोषणा जो की थी वो की थी आपके PV सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों? VP सिंह ने की थी। तो VP सिंह कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1985 और 86 की बात है कि बजट पेश किया गया था, PV सिंह ने पेश किया था। और सार्वजनिक व्यय, कारारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहा था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसी की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? यानी इन चारों में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? तो 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो जिसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था दोस्तों, वो कौन थे? वो थे मालेगाम समिति की अध्यक्षता में। किसकी? मालेगाम समिति। मालेगांव यानी कि ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिछाया बैंकिंग क्या होती है? ये आपको बताना है। बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्त संस्थाओं द्वारा वित्त तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां करना। तो प्रतिछाया बैंकिंग जो होता है दोस्तों, वो होता है गैर बैंकिंग वित्त संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। बात समझ में आ रही है? इनको संपन्न करना। इसे ही आभासी बैंक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, संपदा कर। तो जो प्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो कौन सा होता है दोस्तों? संपदा कर होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करती? यानी कौन सा राज्य है जिसके व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करती है दोस्तों? तो वो है आपका नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम। तो वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर।
आप लोग आंसर नहीं देते हैं, आंसर देते चलिए। अगला प्रश्न है, पेमेंट का ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? चलिए बताइए। 3 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10.50 लाख रुपए, यानी 10,50,000। बताइए। पेमेंट का ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? तो ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा क्या है दोस्तों? 10 लाख रुपए है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, कथन कारण आपको बताना है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ऊपर्युक्त कथनों पर विचार करना और नीचे कूट का सही उत्तर करना है। तो ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, या ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए कि कथन कारण पे आप अध्ययन करें और उस अध्ययन के आधार पर बताएं कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय के आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, देश के मलिन आबादी के आधार पर। दोस्तों तो भारत में गरीबी का जो स्तर निर्धारित होता है वो आधारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। दोस्तों तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो संग्रहित यानी तैयार करता है वो कौन करता है? एनएसएसओ तैयार, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया 1973 में, 1975 में, 1977 में, 1979 में। तो ये एक्ट जो लागू किया गया तो दोस्तों वो लागू किया गया था 1977 में। अब लागू किया गया था 1977 में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। बस समझ में आ रही है दोस्तों? किससे नहीं की जाती है ये आपको बताना है, किससे नहीं की जाती है। चलिए बताइए। तो जिससे आशा नहीं की जाती है वो है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। दोस्तों तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, इनमें सभी। तो इनमें से सभी होगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी जो है वो वित्तीय समावेशन प्रक्रिया की सफलता में बाधक होती हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति वृद्धि दर, परिवार को उपभोग व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में गरीबी अनुमानों का जो आधार है दोस्तों वो है परिवार का उपभोग व्यय। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार के उपभोग व्यय को भारत में गरीबी अनुमानों के आधार के रूप में मान्यता प्राप्त है। परिवार के उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र किया जाता है, जिसका उपयोग अधिक पारदर्शी व कारगर नीतियों को गरीबी को कम करने में सहायक होती है। वर्तमान में गरीबी का अनुमान नीति आयोग के कार्यदल द्वारा एनएसएसओ के आंकड़े के आधार पर किया जाता है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान में के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्मला देश पांडे, वी सिद्धार्थ, सुरेश तेंदुलकर, प्रोफेसर जानकी रमन। तो जो समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे सुरेश तेंदुलकर। कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया था? 27.2, 37.2, 22.7, 32.7। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का जो अनुपात आकलित किया था वो था 37.2। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है? 2.0%, 2.5%, 1.0%, 15%। तो जो प्रतिशत निर्धारित किया गया था दोस्तों वो 10% था। कितना था? 10%। तो 10%। सी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ठीक कर लीजिए। ये 1.0 लिखा हुआ है, ये 10 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 10 होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह, ठेकेदार। बात समझ में आ रही है दोस्तों? कौन नहीं करता है? तो यह है ठेकेदार दोस्तों। ठीक है, ठेकेदार जो होते हैं वो मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ व्यवस्थित नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। सर्व शिक्षा अभियान मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो कब की गई थी? 2001 में की गई थी। साक्षर भारत मिशन की स्थापना कब की गई थी? 2009 में की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 कहाँ पे? ए पे। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? ग्रामीण जल आपूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलिन बस्तियों में सुधार। तो निम्नलिखित में जो एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है? तो वो है सामाजिक वानिकी। बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी दोस्तों वो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी? 2002-2007 के दौरान। ठीक है, और इस योजना को 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया था, प्रारंभ किया गया था 15 मार्च 2009 को, 15 जनवरी 2008 को, 15 अगस्त 2007 को, 2 अक्टूबर 2007 को। तो आम आदमी बीमा योजना जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों वो किया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। तो क्या 2 अक्टूबर 2007 को। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1818 ईस्वी में पहले सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्रों में शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो सन 1818 ईस्वी में भारत में पहली सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में शुरू हुआ। सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए सर्वप्रथम मशीन का आविष्कार ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था और विश्व की सर्वप्रथम कॉटन टेक्सटाइल प्लांट की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला सूती वस्त्र कारखाना किन क्षेत्र में शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1818 ईस्वी में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? श्री रंगराजन, डॉक्टर सुब्बा राव, एस अहलूवालिया और कमलनाथ। तो जो निम्न में से 2005 में फाइनेंशियल एजुकेशन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे वो थे श्री रंगराजन दोस्तों। कौन थे? रंगराजन। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये स्थित है दोस्तों सूरत में। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना 1978 में, याद रखिएगा दोस्तों, 1978 में गुजरात के सूरत में हुआ था, जो कि हीरा, रत्न और गहनों से संबंधी गहन अध्ययन का विश्व प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो फटाफट से इसको शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर।
यूँ तो पत्थर के एक चोट से टूट जाते हैं शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मेहनत करनी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।